वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं डी के सिंह, फैकल्टी केमिस्ट्री एट फ्यूचर फोरम। आज के सेशन में बेटा हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको साथ कुछ डिस्कशन कर दूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशन में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कंप्लीट किया था। कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो भाई। जो भी नंबर्स आपको दिए हैं उन पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही, बट आप अच्छे से पढ़ो, है ना। आज का जो सेशन है उसमें हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कवर करेंगे। बेसिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कवर करने से पहले मैं आपको सोचता हूँ एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा। जो आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम कुछ जेई मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड डिप्रेशन एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा बहुत और डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोगों ने पढ़ा था, और ये डेल्टा टी बी सम आई इंटू के बी इंटू एम था, जहाँ पे स्मॉल एम मोलैलिटी होता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात करी जाए कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से हम मोलर मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई अननोन अगर हम सॉल्यूट है जो कि नॉन वॉलेटाइल नेचर का है, और सपोज करो किसी सॉल्वेंट में डाल दिया हमने, तो डालने के बाद एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से हम क्या उसके मास को निकाल सकते हैं, मोलर मास को। देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। मींस अगर किसी सब्सटेंस के लिए आपको किसी सॉल्यूशन के लिए अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी की वैल्यू आपको अगर गिवन हो, तो डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू सम आई इंटू के बी इंटू एम का यूज कर सकते हैं। सपोज अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई इजकल टू 1 पुट कर देंगे, तो ये डेल्टा टी बी इजकल टू सम के बी इंटू एम होगा कि नहीं होगा। अब डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू के बी इंटू एम को लिख सकते हो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। डायरेक्ट फार्मूला लिखें तो के बी इजकल टू सम मोल्स ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल w, इसके मोलर मास को कैपिटल M। भाई देख लेना, सॉल्यूट है तो B भी लिख सकते हैं, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W। क्या बेटा, कैपिटल W ले लेते हैं इसके मास को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये क्या होगा, डेल्टा टी बी होगा। तो मैं अगर यहाँ से पूछूँ कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, MB से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये B आप बता सकते हो ना, बोलो बेटा। ये क्या होगा, MB होगा यहाँ से सन KB इंटू W डिवाइडेड बाई कैपिटल W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TB। और यहाँ से हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ से हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको जस्ट आप समझ लो, लिखना चाहो तो लिख लो, समझना हो तो समझ लो। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट बाय यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन आप इनमें से किसी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम दिया है सॉल्व करने के लिए, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो आगे का हमारा सेशन है हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। सेशन में मैं आपको स्टार्ट करूँगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था आपको कुछ जेई के क्वेश्चंस हम लोगों को लगाने हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन दिया 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज dissolve in 100 gram of two different solvent A and
B. Then calculate the ratio of, क्या बेटा, calculate the ratio of delta TB A upon delta TB B if ratio of ebullioscopic constant is 1:5 for A and B। क्वेश्चन देख लोगे, मैं बता दूं आपको, JEE 2019 का ये क्वेश्चन है, मतलब जस्ट 2019 का ये क्वेश्चन है ना। कैसे करना है आपको, क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए तो ट्राई बाय योर ओन, ठीक है। कुछ टाइम अगर मैं आपको देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। कैसे इसको सॉल्व करोगे, कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़े। देखो, हमें मालूम है कि डेल्टा TB इजकल टू सम I इंटू KB इंटू M होता है। I की वैल्यू 1 ले लोगे, क्यों, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल है। तो डेल्टा TB इजकल टू KB इंटू M होगा। हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB इफ़ M इज़ कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों M कांस्टेंट होगा, देखो बार बार हम इसके A और B दो डिफरेंट सॉल्वेंट में यूज कर रहे हैं ना बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से बात करते हैं तो TB इजकल टू KB M1 या KB1 इंटू M, ये हो सकता है। ये A के लिए ले लेते हैं, TBA ले लेते हैं, और डेल्टा TB अगर हम लोग किसकी बात करें बेटा, B की बात करें, तो ये KB फॉर B इंटू M लिख सकते हैं। अब आपको मालूम है इनके रेशियो दिए हैं क्या, 1:5। अगर 1:5 इसका रेशियो दिया है तो आप इसका भी रेशियो तो 1:5 ही होगा ना बेटा। बोल नहीं रहे हो तुम लोग? अगर ये डायरेक्टली इस तरह से प्रोपोर्शनल हो रहा हो तो डेल्टा TB का अगर दोनों का रेशियो देखा जाए, ऐसे निकाल सकते हो, डेल्टा TB अपान डेल्टा TB, ये किसके लिए, A के लिए, ये किसके लिए, B के लिए, तो ये KB क्या बेटा, A डिवाइडेड बाई KB क्या बेटा, B, और ये क्या 1/5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये डेल्टा TB फॉर A इज़ टू डेल्टा TB B विल बी इक्वल टू 1:5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, तुरंत इसका आंसर बताइए। समझ में आ गया? ये आंसर हो गया ना, कोई डाउट नहीं है आपको? बोलिए।
देखो और समझो और बताओ। इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, नोट करो। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े, बोलो। मैं रफ कर रहा हूँ इसको, है ना। आगे अब हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आपको K2HgI4 है ना, इज 40% आयोनाइज्ड, है ना, इन aqueous solution, then the value of its want of factor, then value of its want of factor, ये आपसे पूछा गया है। ये जेई 2090 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, कैसे करोगे? कैसे करोगे? मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ या आप सॉल्व करेंगे? आप सॉल्व कर सकते हैं भाई, वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो और मैच कराओ आंसर। टेस्ट करो, आप अपने आप को जज करना है। कैसे करते हैं? देखो, हमें मालूम है कि जो आई की वैल्यू होती है 1 प्लस अल्फा टाइम्स n-1। एक्वस सॉल्यूशन में जब इसको हम डालते हैं ना बेटा, तो K2HgI4 जैसे एक्वस सॉल्यूशन में पड़ता है K प्लस ट्वाइस प्लस HgI4 माइनस में टूट जाएगा। टूट के क्या होगा? चूर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, टूट जाएगा बस, चूर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। देख लो, 2 + 1 3। अब हो गया आसान। अल्फ़ा की वैल्यू 0.4, 40% आयोनाइज हो रहा है, तो यहाँ से निकालो बेटा। आई विल बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा, लिखते हैं डायरेक्ट 0.4 इंटू 3 - 1। देख लो n की वैल्यू कितना है? 3। देखो फटाफट, यहाँ से n की वैल्यू आप फटाफट देख लीजिए। चले आगे बढ़े। कैसे करोगे इसको? अब आई कितना होगा इसका? आई होगा यहाँ से, अगर हम लोग देखें तो इसका आई कितना होगा? इस पार्ट को 1 + 0.4 इंटू कितना 2, और ये कितना होगा? 2 × 4 = 8, मतलब आई की वैल्यू 1 + 0.8 दैट इज 1.8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारा क्वेश्चन है जो कि जेई में पूछा गया है। जेई 2018 में पूछा गया है। जेई 2018 में पूछा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, 2019 का ये क्वेश्चन है, सॉरी ऊपर लिखा हुआ है 2019 का है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन दे जा रहा हूँ वो जेई में पूछा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर लिया हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, मैं इसको बोल रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? बोर्ड पे लिखता हूँ। क्वेश्चन है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन को नोट करोगे। द एलिवेशन इन बॉइलिंग
point, the elevation in boiling point when 13.44 gram of freshly prepared CuCl2 are added to 1 kg water, ठीक है ना। molecular mass MWT of CuCl2 is 134.4। इसको यूज करोगे, जल्दी करो आंसर। ये JEE 2005 में पूछा गया है, JEE 2005 का क्वेश्चन है। कैसे करोगे इसको, है ना। ये भी JEE का क्वेश्चन है 2005 का। चलिए, मैंने आपको 1 मिनट का टाइम दिया, टाइम आपको मिलना चाहिए, है ना। कैसे करोगे इसको, देखो बेटा। बोलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा ना, डेल्टा TB आई। सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं तुम्हें कैसे सॉल्व करोगे, कर भी लिया होगा आप लोगों ने। I इंटू KB इंटू M। अब डेल्टा TB की वैल्यू अगर इतना है तो I की वैल्यू यहाँ से कितना होगा, CuCl2 है ना, CuCl2 ये किस में टूटेगा, Cu2 प्लस 2Cl माइनस में। I की वैल्यू यहाँ से 3 होगा, क्यों, क्योंकि कोई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात नहीं किया है ना, तो 100% मानोगे। I की वैल्यू यहाँ से 3, तो डेल्टा TB इजकल टू I की वैल्यू कितना 3 इंटू KB की वैल्यू 0.52 फॉर वाटर। अब मोलालिटी निकालो, मोलालिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना 13.44 डिवाइडेड बाई 134.4 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg में आपका इसका सॉल्वेंट का मास दिया है 1, वाटर देखो ना 1 kg, ये कितना 10। डेल्टा TB इजकल टू ये कितना 1.56, देखो 1.56 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स ये कितना होगा, देख लो यहाँ से, ये होगा 0.156 डिग्री सेंटीग्रेड TB, या केल्विन में भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इसकी वैल्यू है। समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन कब का है, 2005 का, JEE का। मतलब हम लोगों ने 3 क्वेश्चन लगाए, एक थ्योरी, छोटा सा एक टॉपिक कवर किया। अब हम लोग इसी सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से क्या मतलब है, डिप्रेस हो जाना, है ना। जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो आप डिप्रेस हो जाते हो, इसलिए बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा नहीं, बेसिकली डिप्रेशन का मतलब होता है कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब फ्रीज करने में जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। कब, जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको नोट करोगे, हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, फटाफट नोट करो। ठीक है, अब लोग हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊं आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या। आप ऐसे समझोगे बेटा कि अगर हमने प्योर वाटर लिया है और इसको ठंडा करना चाहोगे तो शुद्ध जल को हम ठंडा बर्फ़ कब बना सकते हैं, अगर आइस में हमें कन्वर्ट करना है, इसको फ्रीज करना है, सॉलिड बनाना है, तो आपका आंसर होगा सर 0 डिग्री पे जाके जो हमारा वाटर है ये क्या हो, सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं, अगर हमने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया, NaCl डाल दिया
अब ये कितने पे जाके ठंडा होगा, फ्रिज होगा, सॉलिड, मतलब सॉलिड फॉर्म करेगा। तो आपका आंसर होगा सर 0 डिग्री। ऐसा नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे ही इसके अंदर हम NaCl डालेंगे, शुगर डालेंगे, यूरिया डालेंगे, ग्लूकोज डालेंगे, समझ में आ रहा है। तो कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को अगर वोलेटाइल में डाल देते हो तो बेसिकली फिर से वही होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर इस केस में किससे कम होगा, सॉलिड से कम होगा। तो सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर करने के लिए हमें टेम्परेचर और क्या करना होगा बेटा, कम करना होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। या हम इसको दूसरी तरीके से समझाएं कि जैसे ही हमने क्या किया, ऐसे देखोगे हमने एक इस तरह से कंटेनर लिया है यहाँ पे, और इस कंटेनर में हमने A लिया है जो कि सॉल्वेंट है, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक B भी डाल दिया जो कि सॉल्यूट है, और कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। तो A और B का ये मिक्सचर बन गया, क्या बन गया, A और B का एक मिक्सचर बना, एक सॉल्यूशन बन गया। तो A अगर कुछ T0F पे क्या हो रहा होगा, सॉलिड बना रहा होगा, तो B किस पे बनाएगा, सम TF पे बनाएगा। किस पे बनाएगा, सम TF पे बनाएगा। ये A के लिए है और ये पूरा A+B मतलब सॉल्यूशन के लिए है। आपने क्या देखा कि जो TF है लेस देन T0F है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा क्या होता है, बेसिकली TF की मैं बात करूँ तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट FP लिख रहा हूँ ऑफ सॉल्यूशन होता है। कौन सा सॉल्यूशन, जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल के बना है। और T0F फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। थोड़ा सा मैं ये भी आपको क्लियर करूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट है क्या। तो फ्रीजिंग अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। भाई छोटे क्लास में आप पढ़ते थे टेम्परेचर एट विच लिक्विड फ्रीज, ठीक है, वो भी सही था, लेकिन तभी तक के लिए सही था। अब डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। क्या होगा कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज क्या हो, इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब लिक्विड क्या हो, सॉलिड बन जाए, तब उस टेम्परेचर को क्या बोलोगे, बोलो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट बोलोगे। या करके और लिख सकते हो कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल। बड़ा परेशानी हो रही होगी सॉलिड के लिए सर वेपर प्रेशर कैसा। अरे भैया एक आइस का टुकड़ा आपने देखा होगा, आप बर्फ़ के टुकड़े को फ्रिज से जब बाहर निकालते हो तो ये भी वेपर फॉर्म करता है। आपने देखा होगा धुएं जैसा निकलता रहता है इसके ऊपर से, वो वेपर ही होता है। लेकिन ये वेपर प्रेशर क्या होता है, जो प्योर लिक्विड होता है उसके वेपर प्रेशर से कम होता है। तो वेपर प्रेशर को लिक्विड है यहाँ पे, लिक्विड है यहाँ पे, ये सॉलिड है। अब आप देखोगे इसको हम फ्रीज कर रहे हैं, है ना, तो ये कुछ किस पे T0F पे होगा। तो ये सॉलिड अगर जब बन गया, कब, जब इसके अंदर हमने सॉल्यूट को भी डाल दिया, तो ये किस पे होगा बेटा, TF पे जाके फ्रीज होगा। और यहाँ से आप ध्यान रखोगे कि हमेशा जो T0F होगा TF से बड़ा होगा। इसका क्या रीज़न है, इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि कोई लिक्विड है, अगर इसको सॉलिड में बनाना है तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना होगा। अगर कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड है और इसको किसी लिक्विड में बनाना है तो टेम्परेचर को बढ़ाना होगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपके दिमाग में एक जेन्युइनली क्वेश्चन होगा, लिक्विड हमारे पास जो वोलेटाइल है उसको भी तो सर हम लोग सॉलिड बना रहे हैं, टेम्परेचर उसमें भी कर रहे हैं भाई। वाटर है, धीरे 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 वो फ्रीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। तो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डालने पे ऐसा क्या होता है कि टेम्परेचर और नीचे ले जाना पड़ता है। एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। आप समझो, एक तरफ सिर्फ पानी लो, एक तरफ सॉल्टी वाटर लो, दोनों को फ्रीज करना शुरू करो। जो वाटर है वो 0 डिग्री पे जाकर फ्रीज होगा, लेकिन जिसमें हमने सॉल्ट मिला दिया है वो 0 नहीं, 0 से और नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? ये क्वेश्चन है, लॉजिक क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा कि जब हम लिक्विड होगा, सिर्फ प्योर वाटर होगा, तो उस वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, धीरे 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 बी भी तो जाके बैठ जाएगा, जो कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, दूर दूर करेगा। हमें पास पास लाना है, तो पास पास लाने के लिए हमारे पास एकमात्र तरीका है कि हम इसके टेम्परेचर को क्या करें, और भी कम कर दें। मतलब टेम्परेचर को कम करके ही हम क्या कर सकते हैं, इसके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमने आपको समझाया, ये हमने आपको तरीका समझाया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट हमें लिख दिया, ये होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं आप लोगों को कुछ ग्राफिकल तरीके से समझाऊंगा। ये तो हमने जस्ट लिखा था, आपने नोट भी कर लिया होगा। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो फटाफट, इसको फटाफट नोट करो। जो भी बोर्ड पे लिख दूँ उसको नोट कर लेना है। जो भी बोर्ड पे आपको दिखे उसको कॉपी का एक हिस्सा बनाओ, नहीं तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे आपके कंपटीशन का डेट नज़दीक आएगा, आपको बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे, यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगती है और धीरे धीरे पता है इंसान प्रेशर कुकर बन जाता है। और प्रेशर कुकर का मतलब आप समझ रहे हो ना, वो तो भाई स्टील का बना होता है। इंसान स्टील का थोड़ी बना है, वो फट जाता है। तो देखो भाई, फटना नहीं है, फोड़ना है। किसको? एग्ज़ाम को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोर्ड की तरफ देखो, इधर उधर नहीं, बोर्ड की तरफ देखो। चलो क्या करना है हमको, मेरी बात समझो। हमने आपसे कहा कि हम लोगों ने फेज़ डायग्राम पढ़ा था। फिर से कहोगे सर फेज़ डायग्राम पे आ गए, कोई बात नहीं बेटा, एक बार सुन लो। वेपर प्रेशर की मैं बात करूँ तो फेज़ डायग्राम में आपने देखा होगा कि हम लोग ऐसा ही पढ़ रहे थे ना बेटा। ये क्या था, ये यहाँ पे आपको सपोज T0F मिला ना। अब मैं कहूँ तो ये तो किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है ना। लेकिन जब सॉल्यूशन हमारे लिए बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर और कम होगा। मीन्स वो कहाँ से जाएगा, ऐसे नीचे से जाएगा। वो इसको कहाँ कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा। तुम लोग यार परेशान ना होना बेटा, ये फेज डायग्राम फिर से देख लेना, मैंने इसी दिन बताया था। यहाँ देखोगे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। मतलब लिक्विड सॉलिड यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ पे कट करेगा तो T0F होगा, यहाँ पे कहीं कट करेगा। ऐसे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको हटा देता हूँ भाई, ये तो ट्रिपल पॉइंट हो गया। लेकिन ये लाइन जहाँ पे इसको कट करेगी, आप ऐसे समझ लेना, इस पॉइंट को ही हमने क्या नाम दे दिया, T0F दे दिया, सॉलिड वाले लाइन को। ये तो सॉल्वेंट के लिए हो गया। लेकिन जैसे इसके अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, वेपर प्रेशर नीचे हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये लाइन नीचे से जाएगी और कहीं यहाँ पे आगे कट करेगी। तो इसको क्या बोलोगे बेटा, TF बोलोगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और ये क्या होगा, डेल्टा TF होगा। बड़ा कौन है, T0F इज़ ग्रेटर देन TF है कि नहीं? यहाँ से भी प्रूफ हो गया ना। तो फेज डायग्राम इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए, इसीलिए यहाँ से हमको ये बात क्लियर हो गई। भाई इधर जैसे जैसे आओगे सॉलिड बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होती जाएगी ना बेटा। यहाँ सॉलिड थोड़ा सा वीक बनेगा, लेकिन और नीचे जैसे जैसे आते रहोगे, ये तो लिक्विड सॉलिड इक्विलिब्रियम का फेज इधर बढ़ा रहा है ना। तो ये लाइन जो होगी
वो सॉलिड फ्रेम को यहाँ पे कट कर रही है, ये वाली लाइन इसको यहाँ कट कर रही है। अगर इसको यहाँ कट कर रही है तो सॉलिड यहाँ बनेगा, लेकिन सॉल्यूशन के फेज में ये इस टेम्परेचर पे आके बन रहा है सॉलिड, मीन्स टी नॉट एफ की वैल्यू टी एफ से बड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से मैंने बोल दिया, यहाँ पे मैं एक बार और रिपीट कर दूँ कि टी नॉट एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टी एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया आपको, है ना? आगे बढ़िए। चलिए अब हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं भाई, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन पूछ देता है, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिक्रीज इन freezing point on dissolving non volatile solute in volatile solvent। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो गया? मीन्स डेल्टा अगर टी एफ की बात करें तो ये टी नॉट एफ माइनस टी एफ होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इसके बाद हम लिखेंगे डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, या डेल्टा टी एफ is equal to some kf into m, या डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू सम आई इंटू के एफ इंटू एम। मैं बता दूँ, अगर मैं के एफ की बात करूँ तो इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसको दूसरा नाम भी है डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इसको डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नोट करोगे इसको, फटाफट नोट करो सभी लोग, कॉपी से, कॉपी में नोट करिए इसको। चलिए बेटा आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। इसको नोट कर लिया? चलो फटाफट सब नोट करो। यहाँ पे मोलल बोलते हैं बेटा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से के एफ क्या होगा? के एफ विल बी इक्वल टू डेल्टा टी एफ व्हेन एम इज इक्वल टू 1। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? इसको कैसे डिफाइन करोगे? बोलो बेटा। अगर के एफ की मैं बात करूँ तो के एफ के बारे में लिखोगे इट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन, फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिट की बात करूं तो क्या होगा? केल्विन केजी पर मोल, सेमी यूनिट होगा। अब मैं बात करूं के एफ की तो ये होता है आर टी नॉट एफ डिवाइडेड बाई 1000 एल बी नहीं, सॉरी, यहाँ पे एल एफ होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा भाई। एल एफ का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ फिजन,
और अगर मैं वाटर के लिए बात करूं, फॉर वाटर LF इजकल टू 80 कैलोरी, ठीक है ना, 80 कैलोरी पर ग्राम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? बोलो बेटा। समझ में आ गया? अगर हम इसको यहाँ से यूज करें तो फॉर वाटर KB इजकल टू 2 इंटू T0F कितना होगा 273 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 80 और इसकी वैल्यू आती है 0.86 केल्विन क्या बेटा kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल 1.86। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इसकी वैल्यू हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई। नोट करिए कॉपी में सभी लोग। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग को क्वेश्चन करना है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। क्या क्वेश्चन है? मैंने कहा क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन obtained by dissolving 28.4 gram of Na2SO4 having degree of dissociation क्या बेटा 80% in 300 ग्राम वाटर। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन सभी लोग देखो, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4 हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 80% इन 300 ग्राम वाटर। इस क्वेश्चन को हम लोग को करना है। कैसे करोगे बताइएगा सभी लोग। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई? जस्ट ये अब कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक लास्ट हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हेनरी लॉ पढ़ना है। 2 चीज़ पढ़ के चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये जो हमने पढ़ाया है ये जेईई एडवांस लेवल तक की चीज़ें हमने पढ़ा दी हैं। बहुत सारा हमने इसमें चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। रिवाइज करिए अच्छे से और क्वेश्चन को सॉल्व करिए सही से। बताइएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपसे पूछा क्या है, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना चाहें, हमारे पास ये कंटेनर है जिसमें 300 ग्राम क्या है बेटा वाटर है, मतलब 300 ग्राम वाटर है और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया Na2SO4 कितना 28.4 ग्राम। तो आपसे पूछा गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब TF आपसे पूछा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो TF की मैं बात करूं तो TF कैसे निकालोगे भाई? TF निकालने का एक तरीका यही है कि हम लोगों ने यहाँ से डेल्टा TF की बात देखी थी ना। डेल्टा TF क्या होता है? T0F माइनस, बोलो बेटा TF होता है कि नहीं होता है? तो डेल्टा TF जब तक नहीं निकाल पाओगे तब तक तो ये आएगा ही नहीं भाई। T0F की मैं बात करूं
तो 273 केल्विन होगा कि नहीं होगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा कि नहीं होगा। वाटर है ना यार, तो इसके लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे। मीन्स हमको यहाँ से क्या निकालना होगा, डेल्टा TF निकालना होगा, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना होगा। कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ से शुरू करते हैं भाई। कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ से देखोगे, देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले डेल्टा TF इजकल टू आई इंटू KF इंटू एम करोगे। भाई KF की वैल्यू आपको पता है 1.86, बट आई हमें निकालना पड़ेगा। देखोगे Na2SO4 जो कि Na प्लस ट्वाइस प्लस SO4 2 माइनस N की वैल्यू 3, तो आई की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो 1 प्लस अल्फ़ा टाइम्स N-1, अल्फ़ा की वैल्यू 0.80, तो यहाँ से आई निकालोगे 1 प्लस 0.80 3 माइनस 1, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 प्लस, यहाँ देखोगे 3 माइनस 1 2 इंटू 0.80 1.6, मतलब ये 2.6 आ गया कि नहीं आ गया, कितना आ गया बेटा, ये 2.6 आ गया ना। फिर से एक बार देख लेना कैलकुलेशन, 3 माइनस 1 2 2 इंटू 0.80 2 इंटू 0.80 36, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम डेल्टा TF की बात करें तो ये होगा आई 2.6 इंटू KF 1.86, ठीक है ना। अब मोलैलिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब 28.4 डिवाइडेड बाई मोलर मास किसका, Na2SO4 का। Na2SO4 का कितना होगा, बोलो भाई, इसका मोलर मास कितना होगा, तो क्या होगा Na2 का मतलब क्या 46 प्लस SO4 का कितना 96, ये कितना होगा 142 होगा क्या, देख लीजिए Na2SO4 कितना होगा 142, ठीक है। अब यहाँ लिख दें 142, ये 0.2 होगा, ठीक है ना। और इनटू यहाँ पे क्या करोगे, ये मोलर मास हमने निकाला तो रफ करते हैं, क्या करोगे 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है वाटर 300, क्लियर हुआ। ये दोनों से दोनों जीरो कैंसिल, ये कितना 2 हो गया, और ये कितना होगा, मतलब डेल्टा TF की मैं अगर बात करूँ तो 2.6 इंटू 1.86 इंटू 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालोगे तुम लोग कितना, डेल्टा TF की वैल्यू 2, ये कितना होगा 5.2 इंटू 1.86, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। डेल्टा TF मिल जाएगा तो तुम TF नहीं निकाल सकते, कैसे, TF विल बी इक्वल टू क्या बेटा, T0F माइनस डेल्टा TF होगा कि नहीं होगा, देख लो। अब यहाँ से आप लिख सकते हो TF इजकल टू 0 माइनस डेल्टा TF, निकाल लो, देखो नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में आ गया। तुमको कुछ रियलाइज़ हुआ, 0 डिग्री पे ये फ्रीज हो रहा था, ये उससे कम पे जाके फ्रीज होगा भाई। डेल्टा TF की वैल्यू यहाँ से निकाल दो बेटा, यहाँ पे पुट कर दो, बोलो कैसा ये क्वेश्चन, देखोगे ध्यान से, कोई प्रॉब्लम, बताइए, नहीं ना, ध्यान से देखो इसको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोट करो, नोट करिए फटाफट इसको। चले, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया, क्या दिया मैंने क्वेश्चन, 0.1 मोलल AlCl3 एंड 0.1 मोलल क्या बेटा ग्लूकोज। मैंने कहा है कंपेयर
फर्स्ट, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। सॉल्यूशन ये, सॉल्यूशन बी। पहला RLVP, दूसरा एलिवेशन इन, या ऐसे लिखो डेल्टा TB, तीसरा TB, चौथा डेल्टा TF, पांचवा TF। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया भाई, ठीक है ना। मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इतना कंपैरिजन हमें करना है इन दोनों सॉल्यूशन के लिए। ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है। इन दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर नीट, JEE एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस तरह के कंपैरिजन खूब पूछे जाते हैं। आप अपने एक्सरसाइजेज में भी देखोगे, जो सीट हैं उनमें भी देखोगे, इस तरह के खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चन पे क्या हमारा सिस्टम होगा, कैसे हमें इसे करना होगा, हम देखेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं, देखोगे बेटा, हम लोग बात करते हैं। पहला डेल्टा TB इजकल टू TB माइनस T0B, ठीक है। तो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TB और डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पहली बात। दूसरा डेल्टा TF इजकल टू T0F माइनस TF, मीन्स डेल्टा TF इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू TF। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू TF। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देख लो फटाफट, यही हमें करना है। इन दोनों में डिफरेंसेस थे। अब देखोगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा। I यहाँ पे 2 + 1 3, यहाँ पे कितना 1। मतलब अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन में यहाँ मैंने लिख दिया A, यहाँ मैंने लिख दिया B। तो पहला अगर मैंने कहा कि रिलेटिव लोअरिंग A का ज़्यादा होगा या B का ज़्यादा होगा, A का ज़्यादा होगा, B का कम होगा। डेल्टा TB की बात करें तो किसका ज़्यादा होगा, फिर A का ज़्यादा होगा B से। अगर TB की बात करूँ तो किसका ज़्यादा होगा, A का ज़्यादा होगा B से। डेल्टा TF की बात करें तो किसका ज़्यादा होगा, A का ज़्यादा होगा B से, क्योंकि I इन तीनों केसेस में ज़्यादा है ना। अब देखोगे डेल्टा TF जिसके लिए ज़्यादा होगा उसके लिए TF क्या होगा, कम होगा। मतलब A का जो TF होगा B से कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में I का कंसेप्ट मल्टीप्लाई होता है, तो A में I की वैल्यू 3 मिल जाएगी, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, ये ज़्यादा। इसमें भी I मल्टीप्लाई होगा, ये ज़्यादा। डेल्टा TB और TB दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये भी इसके लिए ज़्यादा होगा। TF देखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये ज़्यादा होगा। बस डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू TF होगा यहाँ से। तो आप इस बात को यहाँ से रियलाइज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो ये हैं कुछ पार्ट जिनको हमें डिस्कस किया। अब इन रिजल्ट्स को आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन गैस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड,
ठीक है ना। 3 केसेस बनते हैं हमारे लिए जो सिलेबस में है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बाय हेनरी, इसको हमें पढ़ना है। तो आई थिंक कल का जो हमारा जो भी लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग जो भी सॉलिड का सॉल्यूशन का पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, बोलो बेटा। चलो यहीं पे इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। अच्छे से रहो और पढ़ाई लिखाई करते रहो भाई, और रिस्पॉन्स करो, है ना। रिस्पॉन्स आप लोग कम करते हैं भाई, अग्रेसिव रहो आप, है ना। देखो ये पहला चैप्टर है क्लास 12th का, अगर इस चैप्टर में आप वीक हो गए तो आगे के जो भी चैप्टर्स आएंगे ना उसमें आप मेंटली प्रेशर में रहोगे, है ना। क्यों प्रेशर में रहोगे भाई, आप देखो IPL मैच देखते हो, आप क्रिकेट देखते हो, तो क्रिकेट में क्या है भाई अगर बॉलर पहले 2 बॉल पे अगर रन बहुत अच्छे बन जाते हैं, बैट्समैन ने बना दिया तो बॉलर प्रेशर में आ गया, लेकिन अगर बॉलर ने विकेट ले लिया तो बैट्समैन प्रेशर में आता है। तो पहले चैप्टर में आप अपने को प्रेशर में ना लो, अगर प्रेशर में ले लोगे ना तो ये प्रेशर परमानेंट मेंटेन रहेगा और मैच आप हार जाओगे। तो आपको मैच हारना नहीं है, क्या करना है, मैच को जीतना है। मैच विनर बनने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, और आपको कुछ अच्छे टीचरों का साथ मिले तो आप कंपटीशन भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो इसको फॉलो करो। मैं टाइम बहुत वेस्ट नहीं करूँगा, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है।